नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस में। आज हम विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम अभी भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। और भौतिक विज्ञान में भी पूरे विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश। कल हमने प्रकाश का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उसके कुछ बेसिक गुणों को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अपवर्तन को। तो प्रकाश का अपवर्तन या इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या होता है आखिर प्रकाश का अपवर्तन? तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ परावर्तन सिर्फ एक ही माध्यम में होने वाली घटना थी, वहाँ अपवर्तन दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक लगता है। सरल शब्दों में देखा जाए तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, और इसी विचलन को हमने क्या दर्शाया है, अपवर्तन की संज्ञा दी। चूँकि हम कंपटीशन एग्जाम पे अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि माध्यम हमेशा विरल और सघन दो टाइप के होंगे। कभी भी किसी भी माध्यम के सघन या विरल होने का निर्धारण दोनों माध्यमों की उपस्थिति पर ही आप कर सकते हैं। जब सीधी सी बात है, जब वायु की तुलना में जल जो है, वायु सरल है और वायु अपना विरल माध्यम है और जल अपना सघन माध्यम है। लेकिन चूंकि वायु की जगह पे निर्वात रख देंगे तब तो निर्वात क्या हो जाएगा आपका, विरल, और वायु उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, सघन। तो किसी भी चीज़ का निर्धारण उससे नहीं किया जा सकता, उसकी तुलना में दिए जाने वाले दूसरे माध्यम से निर्धारण करेंगे। ठीक है, लेकिन आपको एक बहुत ही स्पष्ट तथ्य याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आता है कि जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तब, जैसे हमने एग्जाम्पल में भी लिया हुआ, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो प्रकाश किरण को आना ऐसे था, लेकिन वो क्या हो गई, अविलंब की ओर झुक गई, अविलंब की ओर पास आई अविलंब से। ठीक है, लेकिन अगर यही घटना कांच से जब पुनः वायु में प्रवेश करेगा तब, तो ये जो सीधे आ रही थी अब ये अविलंब से थोड़ी सा दूर हो जाएगी। तो अगली घटना में सघन से विरल आने पर अविलंब से दूर विचलन प्रदर्शित करेगी। तो ये बहुत ही डायरेक्ट आने वाले प्रश्न है जिनको आपको याद रखना है। अब हम आते हैं कि आखिर सर्वाधिक विरल माध्यम क्या है। तो एक रूप से आप ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक विरल माध्यम है आपका वैक्यूम, निर्वात। ठीक है, तो इस घटना को समझने के लिए दैनिक जीवन से संबंधित हमारे जो उदाहरण हैं, जो कंपटीशन एग्जाम्स के सबसे चहेते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम उन पर नजर डालते हैं। तो दैनिक जीवन में हमारे उदाहरण सभी किताबों में हमने यहाँ ब्लू से जो दर्शाए हुए हैं वो सामान्य उदाहरण है, ब्लैक से जो लिखे हुए हैं वो आपके थोड़े विशिष्ट उदाहरण है। तो सबसे पहले तारों का टिमटिमाना। तो सीधी सी बात है, वायुमंडल की विभिन्न परत का तापमान अलग अलग होता है, तो सघनता भी उनकी अलग अलग होती है, और जब प्रकाश किरण सघन विरल से होती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्या है, अपने टिमटिमा रहे हैं। एक और स्थिति आता है कि तारे वास्तविक स्थिति से नजदीक दिखाई देते हैं, तो ये भी अपवर्तन के अंदर ही रखा हुआ है। फिर एक ही तरीके के उदाहरण को बार बार पूछा किस तरीके से जाता है, वो देखें कि पानी में डली हुई छड़, पेंसिल, रॉड, कुछ भी हो सकता है, वो क्या दिखाई देती है, थोड़ी सी तिरछी दिखाई देती है। जितना हिस्सा उसका पानी के अंदर होता है अविलंब की ओर झुक जाती है, तो इसलिए वो टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, आप देखने की कोशिश करिएगा, बहुत ही आसान भी होता है। तालाब का तल आभासी रूप से उठा हुआ दिखाई देता है। आप जब भी देखेंगे कि आप तालाब या डैम में आप देख रहे होते हैं तो आपको तल दिखाई देता है, लेकिन वो उतना कम गहरा नहीं होता जितना वो दिख रहा है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा गहरा होता है। आप इसको, छोटे बच्चे जब बाल्टी में खेलते हैं तो उनके मस्तिष्क में अपवर्तन का ही प्रभाव पड़ता है। वो बेचारे छोटी सी बाल्टी में देखते हैं कि अरे हमारी कुछ गिर गया, हमारा खिलौना, वो निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो हाथ डालते हैं तो उनकी टी शर्ट गीली हो जाती है और माँ से फिर पिटाई। ठीक है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ अपने को ये चीज़ समझनी होगी। अब हम इसी को आगे बढ़ते हुए अभी एग्जाम में बहुत ज्वलंत रूप से और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आने वाली चीज़ों का अध्ययन करेंगे, और वो है कि कैसा प्रश्न बना। देखिए, यदि एस्किमो भाले से मछली पर निशाना लगाता है, एस्किमो एक प्रजाति है जो कि ठंडे प्रदेशों में रहती है, और सीधी सी बात है कि वो कांटा लगाकर बैठ नहीं सकते, इतनी ठंड होती है, तो उसके लिए वो क्या करता है, डायरेक्ट भाले का यूज करता है। लेकिन वो भाले पर निशाना मछली पर लगाएंगे कैसे, या कहाँ लगाएंगे, हमने दिया हुआ है कहाँ। तो वो आपको इस तरीके से पूरा लंबा 3 लाइन का क्वेश्चन था, हमने उसको शॉर्ट में आपको बताया कि यदि एस्किमो प्रजाति तालाब में मछली पर निशाना लगा रही, तो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पे मछली दिख रही है,
अब वो कहाँ लगाएगा, डायरेक्ट मछली ऊपर जहाँ पे मछली दिख रही है, या मछली से हल्का सा ऊपर जैसा कि नॉर्मल शूटिंग के टाइप किया जाता है, या मछली से हल्का नीचे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, तब तक हम अभी आगे बढ़ते हैं। जब हम सारा अपवर्तन खत्म कर देंगे तब इसका आंसर देंगे, तो प्लीज़ चीटिंग नहीं करिएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू। अभी तक हम देख रहे थे ऐसे माध्यमों का उदाहरण जो आपने ऊपर देखा, जब हम विरल से सघन में जा रहे थे। ये तो उदाहरण आजकल अभी बहुत चलन में है, क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में आएगी। तो आप देखें, पानी से भरा कांच का गिलास, आप गन्ने के जूस पे गए होंगे तो वहां पर आपको आकर्षित करने के लिए सब बड़े बड़े कांच के गिलास में छोटे छोटे नींबुओं को डाल के रखा जाता है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं वास्तव में, ठीक है। तो उसका कारण क्या है? अपवर्तन। वही लिखा होगा कि पानी से भरे कांच के गिलास में रखा नींबू क्या दिखता है? अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा। कांच के गुटके से अक्षरों को देखने पर जब आप देखेंगे, न्यूज के ऊपर एक पेपर वेट होता है, ब्लॉक आकार का रहता है, फिजिक्स के लैब में आपने देखा होगा कि एक ग्लास पीस होता है, तो उसको जब आप देख रहे होते हैं तो आपको उसके ऊपर दिखने वाले अक्षर सारे बड़े और उससे बाहर दिखने वाले अक्षर छोटे दिखते हैं। तो वो रीजन क्या है? अपवर्तन का, ठीक है। फिर आप नॉर्मल जो हमेशा भी अपने ऊपर भी चर्चा की कि जल में डूबी हुई कोई भी वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से हल्का ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो अभी एक दो उदाहरण और बाकी है हमारे, लेकिन इसका आंसर हम देते हैं, और इसका आंसर वास्तव में यही है कि जल में डूबी हुई वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठाई देती है। मतलब अगर सपोज मछली यहां पर है तो उसको वो एक्चुअल कंडीशन उसकी कहाँ होगी? यहाँ, अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो हमेशा भाला कहाँ मारना पड़ेगा? मछली जहां दिख रही है उससे थोड़ा नीचे। तो आपका आंसर सही हो जाएगा भैया सी। यहाँ ध्यान रखें, मछली के नीचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवर्तन के अगले उदाहरण में हम देखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमेशा देखिएगा अग्रिम सूर्योदय दिखता है। अग्रिम सूर्योदय से मतलब कि वास्तविक सूर्योदय के पहले ही हमें सूर्य की स्थिति दिखाई देने लग जाती है। अगेन वायुमंडल की विभिन्न परतों का तापमान अलग, हम तक प्रकाश जब तक पहुंचता है तो वास्तविक स्थिति से वो ऊपर। और सेम वैसा ही कि वास्तविक सूर्यास्त के बाद भी, मतलब सूर्योदय से पहले ही हमें सूरज दिखने लग जाता है और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूरज दिखता रहता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। अब एग्जाम में कभी भी ऐसे पॉइंट नहीं आते, एग्जाम में इन्हीं तथ्यों का प्रयोग करके प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रश्न कैसा है एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कि यदि पृथ्वी से हम वायुमंडल को ही समाप्त कर दें, ठीक है, यदि हम पृथ्वी से पूर्णतः वायुमंडल को समाप्त कर दें तो उसके दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दिन की अवधि मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसे दिमाग पूरा विचलित हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है, हम बाकी सारी चीजें सोच रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग स्ट्राइक ही नहीं करता कि वास्तविक प्रश्न अपवर्तन से, विज्ञान के अपवर्तन से आए। हम ज्योग्राफी में ब्रह्मांड में पृथ्वी के घूमने पर ध्यान देते हैं और हमें लगता है कि पृथ्वी तो सदैव एक जैसी घूमती है और हमेशा इस पर कोई भी आंसर नहीं आएगा और हम अपवर्तित के साथ चले जाते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए, ठीक है। वैसे अपन अब जब डिस्कशन करते हैं तो हम बताएंगे कि हमेशा क्या होगा, दिन की अवधि घट जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सूर्योदय के पहले दिख रहा है और सूर्यास्त के बाद भी, तो हमारे दोनों साइड के थोड़ा सा समय हमारा क्या हो जाएगा? कम। वास्तविक सूर्योदय दिखेगा और वास्तविक सूर्यास्त। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या हो जाएगा? दिन की अवधि इसकी घट जाएगी। प्लीज यहाँ पे ध्यान रखो, आंसर हो जाएगा बी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आपको दिमाग को अपना विज्ञान की तरफ ले जाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट याद रखिए, उन कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करना है आपको वो सीखना पड़ेगा। ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं जिनको आपको पिक करना ही पड़ेगा और यही विज्ञान की खास बात है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अगले गुण की। यहाँ पे हमारा अपवर्तन आज का क्या होता है? समाप्त होता है। परावर्तन और अपवर्तन के बाद हम तीसरे गुण की बात करते हैं, वो है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। बहुत ही आसान है, हमने ध्वनि में भी इस चीज को देखा था कि एक ही माध्यम में जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में गमन कर रही होती हैं और उनका क्या हो जाता है? अध्यारोपण, ठीक है, उनका क्या हो जाता है? अध्यारोपण। उसी यही घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण कहलाती है। अब वो कितने प्रकार का होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अधिकांशतः पेपर में आता है क्या? उदाहरण। तो पहले आपको उदाहरण पे, पहले इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखें
क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो विज्ञान विषय के नहीं हैं, तो हमें उनका भी विशेष ध्यान रखना है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या खास आता है, तो आप उनको भी नज़र रखते जाइए, और जो विज्ञान वाले हैं उनके लिए कुछ टफ क्वेश्चन भी हमने लेके आए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या ऐसी घटना है जो हमारे दैनिक जीवन में व्यतिकरण से संबंधित है। तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, आप ध्यान रखें वो इंद्रधनुष नहीं है, वो कैसे होते हैं, हल्की शाइनी से दिखते हैं, रंगीन दिखते हैं। तो उसका कारण क्या है, व्यतिकरण। ऐसा ही आपने देखा होगा जब पानी के ऊपर तेल की एक दो बूंदें गिर जाती है, या मिट्टी तेल गिर जाता है, कैरोसिन ऑयल गिर जाता है, पेट्रोल गिर जाता है, तो वो हल्का सा शाइनी सा दिखता है, रंगीन दिखता है। तो वो रंगीन दिखने का कारण क्या है, व्यतिकरण। ठीक है, अब व्यतिकरण के प्रकारों की अगर हम बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक संपोषी व्यतिकरण और दूसरा विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें हम देखते हैं कि जब भी एक ही माध्यम में दो समान आवृत्ति प्रकाश तरंगें एक समान कलाओं में आपस में मिलती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का एवरेज हो मिलकर आपस में, दोनों की कलाएं समान है, तो एक समान कला के कारण उनकी तीव्रता में क्या लगती है, वृद्धि। और वृद्धि कैसे होती है, अधिकतम। तो कब तीव्रता अधिकतम होगी, जब उनकी कलाएं समान होंगी, यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, फिर विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसमें क्या होता है, दोनों की कला क्या हो जाती है, विपरीत, एक ऊपर मिलती है एक नीचे, तो दोनों की कलाएं विपरीत होने के कारण क्या हो जाएगा, उनकी तीव्रता प्रभावित होगी और वो न्यूनतम होगी। तो ये आज आपके सामने व्यतिकरण और अपवर्तन हमने उदाहरण समझा, अभी प्रकाश बाकी है। तो प्लीज़ राइट डाउन करिए, एग्जाम्पल लिखिए, जो भी आपके डाउट है हमसे पूछिए, हम उनको क्लियर करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।